हेलो प्यारे बच्चों, 9th वालों आ गए हैं। भैया जी क्लास दोबारा आ चुकी है और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पार्ट 3। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले ही आपको पार्ट 2 क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, जो कि यहाँ तक पढ़ाया था। और आज हम चलेंगे इसके थर्ड पार्ट पे और आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। और खत्म करने के बाद और हम लेकर आएंगे इसके कम से कम 25 MCQ जो कि होंगे लाइव। तो लाइव देखना मत भूलना। अब फटाफट से क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है, चैप्टर को और शुरू करते हैं 9th क्लास की थर्ड पार्ट की शुरुआत, चैप्टर नंबर 2। अगर आप चैप्टर जो कोई बच्चा नया देख रहा है तो प्लीज जाके बेटा इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लो जाके, फिर आप थर्ड पार्ट पे आना और नोट्स बनाते चलना ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो फटाफट चलते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर की कहानी आगे की। कोशिका अंगों की आवश्यकता। अब देखो, अगर बात करें कोशिका के जो अंग होते हैं उसकी क्या आवश्यकता पड़ती है। अगर देखा जाए यूकेरियोटिक सेल्स में अलग अलग जीवन प्रक्रियाओं के एक साथ चलाने के लिए विशेष अंग ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या होते हैं, कुछ भाग होते हैं जो क्या करते हैं, जो काम करते हैं। भाई बिना कोशिका तो कोई काम हो ही नहीं सकता, जैसे कि आपको पता भी है और हम जानते भी हैं। तो कोशिकाओं को काम करने के लिए ये अंग नए पदार्थ बनाते हैं, जैसे अपशिष्ट वेस्ट को हटाने के लिए और ऊर्जा देने के लिए काम करते हैं। अगर ये नहीं होते तो हमें शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती। फटाफट से देखते हैं आगे क्या लिखा है। केंद्र, जैसा कि आप जानते हो केंद्र को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? केंद्र को बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है। क्या होता है? जैसे एक पॉइंट का सबसे जो केंद्र बिंदु होता है ना, उसी तरह कोशिका भी केंद्र बिंदु क्या होता है, केंद्र बिंदु भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। संरचना की बात करें, केंद्र के चारों ओर दोहरी परत वाली केंद्रक झिल्ली होती है। दोहरी परत का मतलब है यहाँ पे कोशिका झिल्ली होगी और दो वाली होगी। क्या होगी? दो वाली होगी। अगर वो ह्यूमंस में होगी, मनुष्य में होगी, तो वो क्या होगी, केवल कोशिका झिल्ली होगी। अगर उसके अंदर क्या होगा, जो पादप के अंदर होगी तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों चीज होगी। आगे चलेंगे, आगे कह रहे हैं इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो सामग्री के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। जो छोटे छोटे छेद होते हैं करते हैं, वो लेन देन करने में काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट का लेन देन करने का काम होता है, जो प्रोटीन वगैरह को एक दूसरे जगह पहुंचाते हैं और भेजते भी हैं। आगे चलेंगे, केंद्रिका क्या होती है, वही बात आगे न्यूक्लियस क्या होती है। केंद्र के अंदर एक घनी संरचना होती है, केंद्र के अंदर ही पाई जाती है, जहां राइजोबियम की सब यूनिट होती है, ठीक है, बनती है। यानी सब यूनिट का मतलब है छोटे से छोटी चीजें बनती है, यूनिट बनती है ना न्यूक्लियस के अंदर, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, या फिर केंद्रिका बोलते हैं। आगे लिखा है क्रोमैटिन और गुणसूत्र क्या होता है। क्रोमैटिन और गुणसूत्र क्या होते हैं? जब कोशिका के विभाजित नहीं होती, जब कोशिका विभाजित नहीं होती हो रही होती तो उसके अंदर डीएनए धागे जैसी उलझी हुई संरचना के रूप में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। दोबारा से समझ लेना, जब कोशिका विभाजित नहीं होती, जब कोशिका नहीं बढ़ती तो क्या करते हैं, तो फटाफट से क्या हो जाती है, इसके अंदर क्रोमैटिन बन जाती है। फटाफट से क्या, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को इसे भेज दीजिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं भैया जी क्लास में और आपके 100 में से 100 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। और अब हिंदी में सबसे पहले पढ़ेंगे हम भैया जी के चैनल पे, गणपति परिवार के चैनल पे आपके लिए वीडियो लाई जा रही है। तो आपका बस मुझे ये सपोर्ट चाहिए कि आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी इसके लिए बोलें। अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो आप 8750065563 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप क्या कर सकते हैं, ये कर दीजिए और फटाफट से डीएम में ये कर सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख के ये भेज सकते हैं और मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा बिना ऑफ कोर्स। आपको कोर्स नहीं देना, कोई भी फ्री के ये नोट्स हैं। बस आपको क्या करना है, सीधे सीधा बस भैया जी को बढ़ाना है ताकि क्या कर सके, वो आपके लिए वीडियो बनाते रहें। देखो बेटा, अगर आप वीडियो आप क्या करते हो, हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप ये चीजें करते हो, तो प्लीज ये करा करो। आगे चलते हैं, सब टीचर के लिए करा करो क्योंकि बेटा सब मैथ करते हैं। आगे लिखा है विभाजन के समय यह संगठित होकर छड़ के आकार में गुणसूत्र बना लेती है। छड़ के होकर इकट्ठी होकर क्या होती है, एक छड़ाकार बन जाती है। और डीएनए और जीन क्या होता है, गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए के कार्यात्मक खंड जो जीन होते हैं कहते हैं, जिसमें आनुवांशिक जानकारी होती है।
अब ये आनुवंशिक जानकारी का मतलब क्या होता है? आनुवंशिक जानकारी का मतलब है कि जैसे आपके माता पिता से आपको जो गुण मिले हैं, आपको जो सोच समझ मिली है, मेरे माता पिता से मुझे सोच मिली है, जो समझ मिली है, तो उसे बोलते हैं क्या? गुणसूत्र, या फिर क्या बोलते हैं? आनुवंशिक जानकारी। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पर पढ़ने के लिए फटाफट से। आगे कह रहा है महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें, जिज्ञासा के धागे। अभी जिज्ञासा के धागे का क्या मतलब है? आरबीसी का मतलब क्या होता है? आरबीसी का अपवाद रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा भी था कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? सफेद रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो मनुष्य की परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। क्या नहीं होता? उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। इससे हीमोग्लोबिन के लिए अधिक स्थान मिल जाता है, जिससे सही में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर हो पाती है। अगर मैं आपको बता दूं, जो आपकी आरबीसी होती है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग की होती है, और यह 4 महीने यानी कि 120 दिनों के अंदर दोबारा बन जाती है। आप यहाँ देख भी सकते हो। केंद्रक न होने के कारण ये कोशिका खुद को रिपेयर या बाइट नहीं कर सकती, इसलिए इनका जीवन काल छोटा होता है, छोटा 120 दिनों का होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक की बात करें, इनमें कोई स्पष्ट या झिल्ली घिरा केंद्र नहीं होता। इनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए कोशिका द्रव्य में एक अस्पष्ट क्षेत्र में होता है, एक अलग क्षेत्र में होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी कहना चाह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होता, जब हमने पहले ही पढ़ा था। इसी वजह से उनके अंदर क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ के अंदर अस्पष्ट क्षेत्र नहीं होते, और इसी वजह से उनको न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब पढ़ेंगे राइजोबियम के बारे में। अभी राइजोबियम की क्या वाला है भाई? राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, इसके अंदर क्या देख सकते हो आप लोग। ठीक है, थोड़ा चित्र थोड़ा सा खराब है। ठीक है, जो कि आपकी नई एनसीईआरटी तब आएगी तब आपको ये मिल जाएंगे तरीके से। मेरी आशा में मेरा काम बस ये था कि मैं बस ये चाहता कि आपको नोट्स मिल जाए और आपकी पढ़ाई खराब ना हो। ठीक है, तो आप फटाफट से देखिए कि राइजोबियम क्या होता है। राइजोबियम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइजोसंरचना, यह छोटे दानेदार संरचना होती है जो साइटोप्लाज्मा कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली में स्वतंत्र रूप से एंडोप्लाज्मिक क्या करता है? रेटिकुलम बनाता है, जिसे ठीक है बोलते हैं चिकनी, वो बोलते हैं चिकनी कोशिका भी बोलते हैं। आगे इनका कार्य है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। आगे देखा जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? इसका निर्माण, इसे निर्माण खाना बोला जाता है। इसी के अंदर होती है यह झिल्लीदार नलिकाओं और सीटों का एक बड़ा सा नेटवर्क होता है। क्या होता है? झिल्लीदार, जो झिल्ली से होती है, झिल्ली सी, उन झिल्ली का नेटवर्क होता है। देख भी सकते हो नेटवर्क सा बन रहा है, ये सारा जो है ना नेटवर्क सा बन रहा है। और ये नेटवर्क क्या करता है? ये नेटवर्क क्या करता है? इनको, यह 2 प्रकार का होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम REB, इसकी सतह राइजोबियम जुड़े होते हैं, जिससे यह खुरदुरा दिखाई देता है। खुरदुरा मतलब गुड़ा सा खुरदुरा दिखाई देता है, रोड होता है ना उस तरह। और यह प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन में मदद करता है। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ले जाने का भी काम करता है, और ये प्रोटीन बनाने में भी काम करता है। आगे चलेंगे गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये टॉपिक आपके पेपर के अंदर 100% आ सकता है, तो उसे अच्छे से कर लेना। आगे देखेंगे गोल्जी उपकरण पैकेजिंग और शिपिंग केंद्र होता है। अभी गोल्जी उपकरण होता कहाँ पे है? अगर देखा जाए गोल्जी उपकरण कहाँ पे होता है, आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे देखो गोल्जी कार्य जो होता है वो इस तरह का होता है, और गोल्जी उपकरण यहाँ बनता है कहीं पे। ठीक है, जिस प्लाज्मा झिल्ली के पास में होता है। अगर देखा जाए खोज जो की थी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसी वजह से इसका नाम गोल्जी उपकरण रख दिया गया था इनके नाम पर। 1898 में की गई थी। दूसरी बात करें संरचना, यह चपटी झिल्ली की ढकी थैलियों का एक ढेरा होता है, बहुत बड़ा ढेरा सा होता है, जो क्या करता है? ये राइजोबियम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें कार्य, यह है ER। ठीक है, अगर बात करें ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पदार्थ को प्रोटीन और लिपिड देती है। क्या देती है? प्रोटीन और लिपिड प्रोवाइड करती है, जो कि संशोधित करती है और पैक और डिस्पैच करने का काम करती है। यह लाइसोसोम बनाने में भी मदद करती है। ये बहुत सारे काम करती है, देख लो तुम। अब जो गोल्जी उपकरण है वो क्या क्या काम करती है? पहला क्या काम करती है? ये पैकेजिंग डिस्पैच करती है। दूसरी बात पैकिंग करती है। तीसरी बात ये लाइसोसोम बनाती है। चौथी बात मेंटेन करती है, ये पहले से बनी होती है। तो कुछ की पॉइंट्स हमें रखने हैं, और आप फटाफट आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। आगे देखा गया है लाइसोसोम क्या होता है। भाई हमने लाइसोसोम भी पढ़ना है। अभी लाइसोसोम होता क्या है? लाइसोसोम क्या होता है? यह झिल्ली से घिरी थैली होती है, जिसे शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं?
पाचन एंजाइम। पाचन एंजाइम का मतलब जो खाने को पचा देते हैं, खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इसलिए होते हैं। अगर मैं कार्य की बात करूं, यह कोशिका के अपशिष्ट, वेस्ट और खराब हो चुके कोशिका को पचाकर कोशिका से साफ कर देती है, यानी कि क्या करती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर खराब कोशिका होती है उसे वेस्ट करके बाहर निकालने में हेल्प करता है। यह जटिल पदार्थ जैसे प्रोटीन, फैट आदि को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। छोटे टुकड़ों में तोड़ने से क्या होता है, यह हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। जैसा आप जानते हो कि जो हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से क्या होता है, जो तीत होते हैं, दांत होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसे बारीक बारीक करके तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद फिर हमें नली में जाने के बाद फिर वो क्या होता है, आमाशय के बाद फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत के बाद फिर बृहदान्त्र के बाद बनकर द्वारा निकल जाता है। ये प्रोसेस आप पढ़ोगे अगर आज चैप्टर में हुआ तो आगे वाले चैप्टर में जो नया एनसीईआरटी आई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, कैमिलो गोल्जी ने तंत्र तंत्रिका के बारे में बताया। नर्व सिस्टम क्या करा, कैमिलो गोल्जी ने तंत्रिक तंत्र, नर्व सिस्टम जो हमारा माइंड की नर्व सिस्टम होती है, संरचना पर अपने काम के लिए विशेष पहचान बनाई और उनके सम्मान में ही इसे अंग का नाम गोल्जी उपकरण रखा गया। यानी जो उन्होंने तंत्रिक तंत्र, नर्वस सिस्टम के बारे में एक खोज करी, ठीक है, और इसी वजह से उनका नाम गोल्जी उपकरण के नाम से रखा गया। उस भाग का नाम गोल्जी उपकरण के नाम से रखा गया। फिर बता रहा हूं, आप इसको फटाफट से क्या कर लेना, 100% इसको टॉपिक कर लेना, हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में नए एग्जाम में आ सकता है, जो कि फाइनल में भी हो सकता है और मिड टर्म वाले एग्जाम में भी हो सकता है। अब चलेंगे अगले पेज पर। यहाँ कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी बाहरी झिल्ली होती है, ये इसकी आंतरिक झिल्ली होती है, ये इसका क्रिस्टल होता है जो तुम देख रहे हो। यहाँ पे कह रहा है आंतरिक तंत्र, आंतरिक तंत्र को देखो, आंतरिक झिल्ली हो रही है, ये डीएनए होता है इसके अंदर, जो दिख रहा है डीएनए से संरचना दी है, डीएनए बोल देते हैं। और ये राइजोबियम होते हैं इसके अंदर, राइजोबियम पढ़ा था ना लोगों ने भी राइजोबियम होते हैं ये, ठीक है। अब आगे देखो, अब मुझे डीएम करके बताओ फटाफट से आप कमेंट करो कि राइजोबियम क्या क्या काम करते हैं। फटाफट से, कंजूसी नहीं करनी, फटाफट से क्या कर दो, बता दो मुझे, बताओ कि राइजोबियम क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, फटाफट से करते हैं। अब पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली का घर भी कहते हैं। अब भाई क्यों कहते हैं बिजली घर, आपने अपने भाई बहनों से सुना भी होगा, आपके लिए पढ़ देंगे बेटा। बिजली घर कहने का इसकी एक वजह है, और ये क्वेश्चन आपका 110% आता है बाबू। क्या होता है, 110% ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है। तो जल्दी पढ़ लो, कहीं रह ना जाए आपके 2 नंबर फटाफट से। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका को काम करने के लिए ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा देता है। और भाई जो ऊर्जा देगा वो तो पावर हाउस बनेगा ही, ठीक है। क्या बनेगा, पावर हाउस बनेगा। जैसे हमारे घर में जो मीटर लगे हैं वो क्या करते हैं, पावर कंट्रोल करने का करते हैं, पावर देते हैं, ठीक है, बिजली वाले तार। तो ये क्या होता है, ये है इस तरह का ऊर्जा देने वाला, और इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। फटाफट से लेते हैं बनावट की बात में। इसमें 2 पर झिल्ली होती है, मैंने बताया था, एक झिल्ली एरी, एक झिल्ली एरी, एक बाहर झिल्ली होती है, एक अंदर झिल्ली होती है। दूसरी बात, आंतरिक झिल्ली, बाहर झिल्ली है, चिकनी और छिद्र युक्त होती है, यानी छेद सुराख होते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आती है। दूसरी आंतरिक झिल्ली, ये अंदर की ओर मुड़ी होती है, और जिसे क्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे क्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्ट कहते हैं। यह ऊर्जा आने के लिए जगह बढ़ाती है। क्या करती है, यह ऊर्जा बढ़ाने के लिए जगह बढ़ाती है। अब फटाफट से देखेंगे आगे, ऊर्जा का रूप की बात करें, यह ऊर्जा को एटीपी, अरे भैया एटीपी कहां से आ गया अरे एटीपी पता है क्या होता है, एटीपी का कहने का मतलब है एंडोसाइन ट्रांसफॉर्मेटर का मतलब है। एटीपी एक ऐसी चीज है जो प्लांट्स के अंदर क्या करता है, खाने को एब्जॉर्ब करके रखता है। मतलब हम मान लो कि एक घर सा बना हुआ है प्लांट्स के अंदर, जो एटीपी कहलाता है बेचारा, और वो क्या करता है, खाने को रखता है स्टॉक में। भाई जब खाना खत्म हो जाएगा तो मैं खिला दूंगा, जब मैं खाना दूंगा खिला दूंगा, जब मैं खाना दूंगा खिला दूंगा। ये काम करता है फटाफट से, और के रूप में जमा कर लेता है। और जिसे कोशिका की करेंसी क्या कहते हैं भैया, करेंसी आ गई ना। अब कोशिका की करेंसी इसको कहा जाता है। फटाफट से मुझे बता दो कोशिका की करेंसी किसे कहा जाता है, फटाफट से बता दो किसे कहा जाता है। कोशिका की करेंसी कहा जाता है आपकी ऊर्जा, यानी कि किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसके अंदर क्या बनती है, एक करेंसी बनती है, ऊर्जा बन जाती है, इसलिए इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। इसलिए इसको पावर हाउस यानी कि बिजली घर भी कहा जाता है। फटाफट से लेंगे, एक और खास बात बताई गई कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए नहीं होता, और राइजोबियम
होता है, ठीक है। डीएनए और नहीं होता है भाई, होता है अपना खुद का डीएनए और राइजोबियम इसके पास अपना होता है और इसीलिए ये बहुत सारे काम कर लेता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पर फटाफट से, टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगला पेज क्या कह रहा है? अगला पेज हमें कहता है किसके बारे में? प्लास्टिड के बारे में। भाई प्लास्टिड के बारे में जाना जाए, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? बताओ जल्दी फटाफट, किसके बारे में पढ़ा? अभी हमने पढ़ा किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और अब हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड के बारे में, जो भोजन का निर्माण करता है और एक सेंटर करने का सेंटर होता है भाई ये। जैसे हमारे घर में भोजन कौन बनाता है? निर्माण तो खेत वाले कर देते हैं, किसान कर देते हैं, बनाता कौन है? आपकी मम्मी, ठीक है बेटा। मम्मी का दिल मत दुखाना, पापा का दिल मत दुखाना, पेरेंट्स का दिल मत दुखाना। जिंदगी में सब कुछ पा सकते हो लेकिन पेरेंट्स दुआ नहीं पा सकते। जो पेरेंट्स आपको चाहते हैं, जो पेरेंट्स आपके लिए बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलते। उन्होंने आपसे ज्यादा उन्हें देखी है, अब वो चाहते हैं कि आप भी बड़े बनो, आप भी कुछ बनो। क्योंकि बेटा आपके पेरेंट्स आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो और कुछ हासिल करो। तो प्लीज आप लोग उनको सपोर्ट करो और उनके सपनों को पूरा करो। एटलीस्ट उनके सपनों को वो तो चाहते हैं बस आप कामयाब हो जाओ। तो आपको कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और फोन का यूज एक अच्छी चीज के लिए करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि आप पढ़ो मत, मैं नहीं कहता कि आप खेलो मत, मैं नहीं कहता कि आप गेम मत खेलो, कुछ मत करो। आप एक टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलो। मैं कह रहा हूं आप रैंक 1 क्या इंडिया में बेस्ट हो जाओगे, लेकिन पढ़ने का आपको टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा। क्योंकि बाकी हम बैठे हुए हैं, बाकी हमारी टीम बैठी हुई है, बाकी पूरा यूट्यूब बैठा हुआ है आपको पढ़ाने के लिए। तो बेटा अच्छे से पढ़ो और तरीके से पढ़ो ताकि आप सक्सेसफुल हो जाओ। अगर आप सक्सेसफुल होगे तो आपका घर सक्सेसफुल होगा, आपका घर सक्सेसफुल होगा तो आपका देश सक्सेसफुल होगा। और देश के लिए तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी क्या है? भारत हमारी जमीन, भारत की माता हमारी माँ है और उसके लिए हमें करना होगा कुछ ना कुछ। तो आपका फर्ज भी बनता है और हमारा फर्ज भी बनता है कि हम मेहनत करें और अपने देश को आगे लेके जाएं। तो फटाफट से चलेंगे और प्लास्टिड पे चलेंगे। फटाफट से प्लास्टिड क्या होता है? भाई प्लास्टिड केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। भाई साहब क्या रहता है? पौधे आ गए, क्या आ गए? पौधे आ गए भैया, पौधों में पाया जाता है। इनका मुख्य काम क्या होता है? भोजन बनाना होता है और उसे स्टोर करना होता है, यानी कि सेव रखना पड़ता है। भैया ये करता है, ये स्टोर रूम का काम करता है। जैसे हम राशन ले जाते हैं ना, ये स्टोर करता है, हमें राशन ले जाओ, मेरे पास राशन रखा, राशन ले जाओ, ठीक है, राशन रखता है हमारे पास। इसे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यह एक महत्वपूर्ण प्लास्टिड होता है जिसमें हरे रंग का क्लोरोफिल होता है और पौधे जो हरे कलर के होते हैं और जितने भी प्लांट्स हैं उन सबके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है। क्योंकि वो क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, आपने छोटे में पढ़ा भी होगा, ठीक है। और इसी वजह से वो हरे दिखाई देते हैं और कुछ हरे कम दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण की बात, क्लोरोप्लास्ट सूरज की रोशनी से सोखकर पौधों के लिए खाना बनाने का काम करता है। फटाफट से मुझे बता दो कि क्लोरोप्लास्ट यानी प्रकाश की क्रिया होने के बाद क्या क्या चीज बनती है। फटाफट से आप मुझे कमेंट से कमेंट में बताओ और फटाफट से वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और फटाफट से लेंगे अगली वीडियो पे। यहाँ कह रहा है बनावट के बारे में, इसमें भी दोहरी झिल्ली होती है। अगर बात करें इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है, तरल मतलब लिक्विड पदार्थ होता है, द्रव होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। आप देख भी सकते हो इसके अंदर अंदर झिल्ली होती है, फिर बाहरी झिल्ली होती है वाली। इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है, फिर राइजोबियम भी पाए जाते हैं और स्ट्रोमा देखो ये गोटी देखी होगी तुमने, खेला होगा कैरम बोर्ड, ये वही दिख रहा होगा मैंने कि वही नहीं से बोलते हैं ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं, है ना। अब आगे चलेंगे। स्ट्रोमा के अंदर डिस्क और जैसे आकार के स्ट्रक्चर होते हैं जो रोशनी सोखते हैं। क्या करते हैं? रोशनी को सोखते हैं। आगे देखेंगे। खास बात की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए और क्या होता है? अपना राइजोबियम होता है। भाई ये तो भाई बड़ा बड़ा काम करता है, ठीक है। आगे चलेंगे। याद रखने वाली योग्य बात क्या है? अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा एटीपी बनाता है, प्लास्टिड भोजन प्रकाश द्वारा बनाता है। तो भाई दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण काम करते हैं, सल्यूट करना पड़ेगा इन दोनों को, ठीक है। आगे देखेंगे। प्लास्टिड भोजन बनाता है, दोनों ही ऑर्गेनल्स के पास अपना खुद का जेनेटिक मॉडल होता है, यानी कि डीएनए और राइजोबियम होता है। तो फटाफट चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, क्या आपको समझा रहा है? आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। आगे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन आ गया। फटाफट से देखेंगे। समानता की बात करें, दोनों कुछ हद तक बैक्टीरिया जैसे दिखाई देते हैं, होते हैं। इनकी बात, इनका विशेष काम क्या आ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर? डीएनए और राइजोबियम होता है जिसमें अपना प्रोटीन खुद बनाता है। क्या बनाता है? ये खुद का प्रोटीन बनाते हैं। इतिहास इनकी खासियतों के से पता चलता है कि ये प्राचीन समय में स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीवाणुओं में से जीवाणु थे। जीवाणु प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल होता था भाई, प्राचीन समय में होते थे।
ठीक है। आगे चलेंगे, प्लास्मिड के प्रकार की बात करें। प्लास्मिड जो होते हैं वो कितने होते हैं, देखो प्लास्मिड पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप के, 2 टाइप्स के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन होते हैं, इनके पास पीला, नीला, नारंगी, लाल कलर का कलर होता है। ये फूलों की पंखुड़ियों और फूलों को रंग देते हैं। क्या करते हैं, फूलों की पंखुड़ियों को रंग देते हैं और फूलों को रंग देते हैं। आगे देखिए, इनका मुख्य काम कीटों को परागन, ठीक है, कीटों परागन यानी कि पोलिनेशन के लिए आकर्षित करना होता है। ठीक है, परागन का मतलब होता है जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए काम करना। ठीक है। दूसरा रिक्तकाय की बात करें, भंडारण, ये कोशिका के अंदर ठोस या तरल पदार्थों में भंडारित थैली होती है। ठीक है, क्या करते हैं, खाने को रोकती हैं। ठीक है, पौधों में पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्र रिक्तकाय होती है और जो कोशिका 50 से लेकर 90% तक क्या करती है, हिस्सा घेर रखती है ताकि उसके पास खाना स्टोर रहे। आगे देखा जाए कार्य की बात करें, यह कोशिका को मजबूती देता है, कठोरता देता है, इनमें अमीनो एसिड होता है, शर्करा होती है। अब इसके कार्य की बात करें तो यह कोशिका को मजबूती देता है, कठोर देता है और प्रदान करता है, इनमें अमीनो एसिड, शर्करा पाई जाती है। और बात करें, विभिन्न कार्बनिक अम्ल जमा हो जाते हैं जो कि खाने को बनाने का काम करते हैं। आगे देखा है जंतु में देखा है, जंतु कोशिकाओं की रिक्तकाएं बहुत छोटी होती हैं और अस्थायी होती हैं। वो आपको पता ही, हमारी जो नसें होती है वो छोटी छोटी होती हैं और वो अलग तरह से काम करती हैं। आगे चलेंगे फटाफट से नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट पेज कहना चाह रहा है विशेष टिप की बात करें तो विशेष टिप के मतलब जब पौधों को प्राप्त पानी नहीं मिल पाता, प्राप्त रूप से पानी नहीं मिल पाता तो रिक्तकाएं से पानी निकल जाता है। क्या होता है, पानी अपने पास रोकती भी चाहिए, वो क्या करती है, पिछोड़ रख के करती है, जिससे कोशिका कमजोर हो जाती है और पौधा मुरझा जाता है। देखो इसी वजह से कहते हैं कि पौधों को पानी देते रहना चाहिए क्योंकि उनको कोई और सोर्स नहीं मिल पाता। इसलिए पौधों को, जो भी आपके घर में पौधे हों, तो कल सुबह संडे है, फटाफट से क्या करना, फटाफट से अब क्या करना, कल क्या करना, फटाफट से कल पौधों को पानी देना। जितना पानी दोगे पौधों को, जितना में ऑक्सीजन मिलेगा फटाफट से बढ़िया। इतना ही ज्यादा पानी मत देना लेकिन देना है ताकि वो रस ले सके और उनको एनर्जी मिल सके। फटाफट चलेंगे, साइंटिस्ट की बात करें, ये जे क्रंग वेंटन, अब आगे लिखा है सिंथेटिक बायोलॉजी में बड़ी खोज। अब सिंथेटिक बायोलॉजी में एक बड़ी खोज हुई 2010 के अंदर। क्या खोज हुई वो देखते हैं फटाफट से। बात करें जे क्रैम वेंटर और उनकी टीम ने क्या करा, उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का उपयोग करके माइक्रोप्लाज्मा और माइक्रोडाइट्स, क्या करा, माइक्रोप्लाज्मा माइक्रोडाइट्स नामक बैक्टीरिया के पूरे डीएनए सीक्वेंस का अध्ययन किया। ठीक है भाई, ये कोई बैक्टीरिया था जिसका उन्होंने अध्ययन कर लिया 2010 के अंदर और भाई पूरी टीम ने इनका अध्ययन, पूरी टीम ने अध्ययन किया। उन्होंने क्या पाया, उन्होंने देखा कि उन्होंने लैब में इस डीएनए की हूबहू कॉपी केमिकल सिंथेसिस, केमिकल सिंथेसिस का मतलब है जंतु कोश के अंदर क्या करा, समझे कि, और इसे एक दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। भाई उन्होंने क्या करा, एक काम करता हूं मैं, इसका डीएनए क्या करता हूं दूसरे डीएनए में डाल देता हूं। तो भाई क्या हुआ होगा, तुम सोचो क्या हुआ होगा फटाफट से। भाई निष्कर्ष क्या निकला, सिंथेटिक डीएनए ने सेल के निरीक्षण को नियंत्रण करना शुरू कर दिया। मतलब जो डीएनए दूसरे में डाला था तो उसने क्या कर दिया, दूसरे जीव को जो था ना उसके अंदर बैलेंस करना शुरू कर दिया, उसकी कोशिका को रोकना शुरू कर दिया। अगर देखा जाए और इससे साबित हुआ कि डीएनए ही सेल के स्ट्रक्चर और गतिविधियों को कंट्रोल करता है। अब इससे ही पता चला भाई क्या करता है, वो डीएनए जो होता है ना उसका काम करने लग गया। ठीक है, और आगे बढ़ने लग गया। इससे ही पता चला कि डीएनए होता है वो मेन होता है हमारी बॉडी के अंदर और डीएनए की वजह से क्या कर पाते हैं, हमारी बॉडी एक काम कर पाती है, आगे चल पाती है। आगे देखा जाए सामान्य कोशिका की बात करें, नॉर्मल सेल्स कैसे बढ़ी और विभाजित कैसे हुई। भाई आपको पता होगा सेल विभाजित होती है, सेल के बाद फिर ऊतक बनते हैं। जो भाई आप समझ गए कोशिका विभाजन कैसे होती है। आगे चलेंगे कोशिका के आकार के बारे में। कोशिका आकार में बड़ी होकर नहीं बल्कि विभाजित होकर संख्या बढ़ाती है, जिससे सेल की वृद्धि होती है। पुराने या खराब कोशिकाओं की जगह नई कोशिका ले लेती है और विष्ट होकर बाहर निकल जाती है। कौन करता है, वो लाइसोसोम करता है, आपको पता था। ठीक है, पता है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कोशिका विभाजन। अब पढ़ेंगे कोशिका विभाजन में थोड़ी और बातें। जैसे आप जानते हैं कोशिका विभाजन के बारे में, यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक पुरानी कोशिका, ठीक है, प्रेजेंट से नई कोशिका बना देती है। ठीक है, आगे बात करिए जीवों की विकास, ग्रोथ कई सही में मरम्मत करके और प्रजनन करके क्या करती है, रिप्रोडक्शन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए हमारी त्वचा की पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिका इसी प्रकार से आती है। जैसे आप देख भी सकते हो क्या होता है, यहाँ पे अभी आया एक टॉपिक, कोशिका विभाजन के प्रकार क्या होते हैं। मुख्य रूप से दो तरह की होती है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है
मायोसिस। एक होता है, अगर बात करें माइटोसिस की, माइटोसिस दो प्रकार का होता है, फिर दो प्रकार टूट जाता है, फिर दोनों प्रकार के दो दो अलग अलग बन जाते हैं, जोड़े बन जाते हैं इसके, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, मायोसिस की, तो मायोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। पहले यह हमारे शरीर की कोशिकाओं में होता है, इसका उपयोग शरीर का विकास और घाव को भरने के लिए करते हैं, रिपेयर करने के लिए किया जाता है। दूसरी बात करें, इसमें एक कोशिका, ये दो, एक से दो एक जैसी कोशिका बेटियां बन जाती हैं, जिन्हें डीएनए और क्रोमोसोम की संख्या से माता पिता जितनी ही होती हैं। क्या होती है, वो माता पिता जितनी बन जाती हैं। बस पहले दो बना, फिर दो से दो बन गए, फिर दो से क्या बना, फिर दो से दो अलग हो गए। इसके अंदर किसके अंदर होता है, ये होता है माइटोसिस के अंदर। दूसरी बात है मियोसिस के अंदर क्या होता है भाई, मियोसिस के अंदर क्या होता है, ये आपके क्या होते हैं, पहले डबल होते हैं, फिर डबल होते हैं, फिर डबल से फिर इसके अंदर से अलग निकल जाता है एक एक, ठीक है। फिर इन दोनों के अलग बन जाते हैं, रेड अलग बन जाएगा, ब्लू अलग बन जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, यह केवल यौन प्रजनन के लिए काम आते हैं, सेक्सुअल प्रजनन के लिए काम आते हैं, जो प्रजनन होता है ना तब ये काम आते हैं, ठीक है। आगे देखा, ये जेनेटिक विविधता होती है, ठीक है, बनने में मदद करते हैं। जेनेटिक का मतलब है ये जीन बनाने में काम करते हैं, डीएनए बनाने में काम करते हैं। इसके बारे में आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है, थोड़ा ही पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। फिर आगे लिखा है, महत्वपूर्ण बात की बात करें, कोशिका चक्र की बात करें, क्या कर रहा है, सेल साइकिल की बात करें, यूकैरियोटिक कोशिका एक व्यवस्थित तरीके से विभाजित होती है, जिसे सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। अब कोशिका जो होती है भाई व्यवस्थित होती है, यूकैरियोटिक कोशिका व्यवस्थित होती है, बैलेंस होता है उसका, वो एक सेल के द्वारा क्या होती है, सेल साइकिल बनाती है। जैसे बाटा साइकिल होती है, तगड़ी साइकिल होती है, ठीक है, बाइसाइकिल होती है, उस तरह की होती है, सेल की भी साइकिल होती है। कोशिका संख्या की बात करें, हर इंसान की जिंदगी की शुरुआत सिर्फ एक कोशिका फर्टिलाइजर अंडे से होती है, और माइटोसिस के जरिए बार-बार विभाजित होकर ये करोड़ों अरबों कोशिकाओं में बदल जाता है और हमारा शरीर बन जाता है। और प्रतिस्थापन की बात करें, रिप्लेसमेंट की बात करें, हमारे शरीर में हर दिन लगभग 1% कोशिका करोड़ों की संख्या में नई कोशिका द्वारा बदलती रहती है और बनती रहती है, ठीक है। देखो पता वो चोट लगती रहती है, बनती रहती है, हम बड़े होते रहते हैं, बनती रहती है, कोशिका बनती रहती है, कोशिका बनती रहती है और बनती रहती है, ठीक है, जब तक हम जीवित रहते हैं। प्याज की जड़ का उदाहरण देखें, देखो आपको चित्र में दिखा रहा होगा 2.70 के अंदर, तो आप प्याज को देखोगे तो उसमें बहुत सारी लेयर दिखेंगी आपको, ठीक है। क्या दिखेगी, बहुत सारी लेयर्स दिखेंगी। देखो ये लेयर, फिर लेयर दोबारा से दिखेगी यहाँ पे, फिर लेयर दिखेगी यहाँ पे, और ये लेयर्स दिखा रही है कि यानी कि परत होती है, कोशिका अंदर बनती रहती है, बनती रहती है। अब देखिए, प्याज की जड़ के बढ़ते हुए शरीर में कोशिका लगातार बढ़ती रहती है, बढ़ रही है, देखो पहले दो हो रही है, फिर अलग हो रही है, फिर अलग हो रही है, फिर ऐसे बन रही है, फिर ऐसे बन रही है, तो ये बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी। आगे लिखा है, जो दिखाई दी है और ये अलग अलग चरण में स्टेज में दिखाई देती है, जो अलग अलग संरचनाएं स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। आगे चलेंगे फटाफट से, आगे क्या है इसके बारे में, अर्धसूत्री विभाजक क्या होता है, जिसे मियोसिस बोलते हैं। अर्धसूत्री की बात करें, उद्देश्य की बातें, यह कोशिका जड़ में मुख्य रूप से युग्मनज करता है, युग्मनज बनाता है, आपने पढ़ा भी क्लास के अंदर, ठीक है, चैप्टर में। युग्मनज क्या होता है, जब प्रजनन हो जाता है, जब निषेचन हो जाता है और उसके बाद क्या बन जाता है, आपका युग्मनज बनता है। उसके बाद युग्मनज बनने के बाद क्या होता है, आगे जो बेबी होता है, बेबी का विकास होना शुरू हो जाता है भ्रूण के अंदर, ठीक है। स्थान की बात यह है कि प्रजनन अंगों की कोशिकाओं में होता है, ठीक है। जंतुओं में नर के टेस्टिक यानी स्पर्म के लिए और मादा की ओवरी यानी एग के लिए काम आता है ये। पौधों की बात करें, परागकोश फलन के लिए और ओवरी एग के लिए काम आता है ये प्लांट्स के अंदर, ठीक है। प्रक्रिया की बात करें, इसमें एक जनन कोशिका होती है, ठीक है, पेरेंसेंस होती है, तो दो प्रकार की भाई होकर 4 संतति करती है। क्या करती है, 4 संतति कोशिका बनाती है, जो मैंने आपको दिखाया देता है यहाँ पे, आप देख सकते हो, इस तरह की कोशिकाएं बनाते हैं, आप देख सकते हो 4 बना देती है। आगे चलेंगे और आगे देखेंगे, आगे आपसे कहना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है, फटाफट से आगे देखेंगे विशेषता। पहले वजन की बात करें, पहले वजन के में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। क्या होती है, पहले में क्रोमोसोम की संख्या आ जाती है, जिससे डीएनए की मात्रा भी आधी हो जाती है। और उसके बाद निषेचन, जब फिल्ट्रेशन होता है कि दो युग्मन मिलते हैं और दो क्रोमोसोम की संख्या फिर से सामान्य हो जाती है। याद ध्यान रखो, यहाँ पे क्या दिखा रखा है, देखो दोनों जब दोबारा बनते हैं, यहाँ पे देखो पहले क्या हुआ भाई, अलग अलग हुए, फिर अलग हो गए, फिर दोबारा दो बन जाते हैं, ये दिखा रहा है सीन इसके अंदर। आगे देखेंगे फटाफट से, आगे कह रहा है यहाँ पे, आगे कहना चाह रहा है वैज्ञानिक परिचय की बात करें, अरुण कुमार शर्मा ने कुछ बताया हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे कह रहा है, वे प्रसिद्ध भारतीय वनस्पति शास्त्र थे और उनका मुख्य कार्य था प्लांट टेक्सोनिक एवोल्यूशन और साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में विकास करना और उनके बारे में जांच पड़ताल करना। तो उन्होंने वही किया और आगे बढ़े और कुछ रिसर्च करी। उन्होंने पौधों में क्रोमोसोम के अध्ययन के लिए नई तकनीकी विकास करी और नई तकनीक विकास करने के बाद उनको पद्म भूषण शांति स्वरूप से भी सराहा गया। सलाम है उनको, जय हिंद, जय भारत।
भटनागर पुरस्कार भी उनको सम्मानित किया गया था, मिला था। आगे देखा जाए, आगे कह रहा है कि परिभाषा पौधों, देखो अब आता है उत्तक संवर्धन क्या होता है। अगर मैं उत्तक संवर्धन की बात करूं तो यहाँ पे क्या रखा है, पौधों या जंतुओं की कोशिका को सही के बाहर एक कृत्रिम पोषक न्यूट्रिएंट्स मीडियम में उगाना उत्तक संवर्धन कहलाता है। मतलब कोशिकाओं को एक सही के भागों में उगाना जिससे उत्तक बन जाते हैं, उत्तक सिस्टम बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्तक संवर्धन बोलते हैं। टेंशन मत लो, चैप्टर खत्म होने वाला है, फटाफट से बस 5-6 मिनट की बात हो रही है, तो फटाफट से 5 मिनट पढ़ लो, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला। अगर उपयोग की बात करें, इसका उपयोग कोशिकाओं के कार्य करने के तरीके से वो समझने में, दवाइयां, टीके और वैक्सीन भोजन के लिए किया जाता है। क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। कोशिका वजन में त्रुटि की बात करें, कुछ परिणाम में कुछ गलतियां हैं। देखो माइटोसिस में गलती, यदि माइटोसिस अनियंत्रित हो जाए तो ट्यूमर या कैंसर हो सकता है। यानी कि अगर माइटोसिस अनियंत्रित काम करने लगे तो क्या हो जाएगा, हो जाता बन जाए तो कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। अगर बात करें म्योसिस के बारे में, इसके अंदर आनुवंशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिससे विकास संबंधी समस्याएं, शारीरिक दोष या बांझपन की स्थिति हो सकती है। बांझपन आप जानते होंगे, जो महिलाएं मां नहीं बन सकती उसे बांझपन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आगे देखेंगे फटाफट से। सोच और विचार की बात करें, यदि त्वचा की कोशिका माइटोसिस की जगह म्योसिस से प्रभावित होने लगे तो घाव बनने में समस्या आएगी, क्योंकि म्योसिस से कोशिका आदि हैप्लॉइड रह जाएगी और शरीर की संरचना बिगड़ जाएगी और काम ढंग से नहीं होगा। अब फटाफट से चलेंगे इसके नेक्स्ट पेज पर और आगे चलेंगे फटाफट से। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, देखो यह जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखो हमने चैप्टर के अंदर बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो बताता है कि सभी जीव कोशिका बने हैं और इससे मुख्य बिंदु और वैज्ञानिक निम्नलिखित है। देखो कोशिका पुराना चीज पढ़ने से बढ़िया है कुछ नई चीज पढ़ो। तो हम तो बहुत खुश है कि एनसीईआरटी बदली हुई, थोड़ा हार्डनेस तो है लेकिन आपने कुछ अच्छा तो पढ़ा। ये तो नहीं कि भाई आपने रिपीट पढ़ा, कुछ नया तो पढ़ रहे हो, तो बढ़िया पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छी मैथ करेंगे। अगर बात करें वैज्ञानिक का योगदान बात करें, मेथास आइसलैंड ने बताया था 1838 के अंदर कि सभी पौधे सेल से बने होते हैं, ठीक है, पहली बात आ सकता है। जोडोरा सवन बताया था कि सभी जानवरों के अंदर सेल होती है। दूसरी डिस्कवरी डोल्फा बिरोचो 1855 ने सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि नई सेल केवल पहले से मौजूद सेल से ही बनती है, कोई अलग नहीं बनती, वो सेल उसी से ही बनती है। आगे चलेंगे, सिद्धांत का मुख्य बातें क्या थी, सभी जीवित जीव एक या एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका जीवन में संरचनात्मक और कार्यात्मक है, इसीलिए क्या कहते हैं, आता है क्वेश्चन की कोशिका जीवन की एक कहते हैं, क्योंकि जीवन कोशिका से ही बहुत कुछ बना होता है। मैं के अंदर कोशिका से जीवन की शुरुआत होती है हमारी, से कोशिका बनाती होती है। नई कोशिका के पहले से मृत कोशिका के बनने से पैदा होती है, ठीक है, उसके बनने से ही बनती है। यह क्या सेल हमेशा बढ़ती रहती है, देखते हैं क्या लिखा है। सेल्स का बढ़ना और वजन होना एक निरंतर प्रक्रिया है, और ये देखो क्या लिखा है, नॉर्मल प्रोसेस की बात करें, सेल सही समय और सही जगह पर बढ़ती है और गाढ़ी होती रहती है। जब पुरानी सेल्स मर जाती है तो उसकी जगह नई सेल जगह ले लेती है। फटाफट से देखेंगे, कॉन्टेंट इनहिबिशन की बात करें, समानता, जब कोशिका एक दूसरे के संपर्क में आती है तो वह बढ़ना बंद कर देती है। अट्रैक्शन की वजह क्या होता है, बढ़ना बंद कर देती है। अब लास्ट पढ़ने में चलेंगे इसके, और यहाँ कह रहा है कैंसर और ट्यूमर के बारे में। जब कोशिका पर सही का नियंत्रण खत्म हो जाता है, जब वो बैलेंस नहीं कर पाती तो क्या होता है, समस्या पैदा होने लगती है, और समस्या पैदा होने लगती है कैंसर सेल्स की बात करें, यह कोशिका नियंत्रण खो देती है और बिना रुके विभाजित होती रहती है, और होती रहती है होने की वजह से क्या होती है, कैंसर जैसी बीमारी बन जाती है हमारे। और ट्यूमर बिना किसी कंट्रोल के बढ़ने वाली कोशिकाओं के गुच्छे और ट्यूमर बन जाते कहते हैं। और ये दो तरह से हो सकते हैं, एक तो बनाइन कम हानिकारक होना और एक होता है मैलिग्नल कैंसर युक्त होना। तो दोनों तरीके से हो सकते हैं, तो सावधानी रखो और अच्छे से अपना काम करते रहो, गलत चीजों का सेवन ना करो और ना करने दो। फटाफट से प्रोग्राम सेल्स डिजीज की बात करें, यह शरीर की एक प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया है। सेल्स को खुद को खत्म करने का एक जेनेटिक तरीका होता है ताकि शरीर को स्वस्थ रह सके, वो अपना भी काम करे। देखो कितना अच्छा ही शरीर है हमारा कि इसके अंदर कितनी सारी बातें लिखी हुई हैं और हम कितनी सारी बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें उदाहरण के लिए, जब गर्भ में भ्रूणों का विकास होता है, ठीक है, जब माता के गर्भ में भ्रूणों का विकास होता है तो उंगलियों के बीच में कुछ कोशिका पीसीडी हो जाती हैं, ठीक है, जरिए ही हटाई जाती हैं ताकि उंगलियां अलग अलग हो जाएं। तो ये सब काम देखो कितने बढ़िया तरीके से होता है। विशेष जानकारी की बात करें, गोटलीब हेब्रेलैंड ने कुछ बताया था, इन्हें प्लांट टिश्यू कल्चर का जनक भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बताया था। और इन्होंने टोटीपोटीसी, ठीक है, थोड़ा नाम थोड़ा पड़ रहा है, टोटीपोटीसी का विचार दिया, जिसका अर्थ है कि एक अकेले पादप
कोशिका से पूरा नया पौधा विकसित किया जा सकता है। आप जानते हो कि अगर एक पौधे का छोटा सा भाग ले लें तो हम उसको बड़ा सा भाग बना सकते हैं किसी पौधे में बदल कर। और अब इसका लास्ट पेज है। मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। आप सभी का साथ, प्यारा और सपोर्ट है मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक और आपका एक कमेंट मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए मोटिवेशन का एक तरीका होगा। तो इसको शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और गणपति स्टडी पॉइंट को बढ़ाएं, गणपति परिवार को बढ़ाएं, क्योंकि ये कर रहा है आपके लिए काम, आपके लिए काम कर रहा है, जो आपको दिलाएगा 100 में से 100 नंबर, ठीक है। और मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि मैं इसके क्वेश्चन लेकर आऊंगा MCQ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन होंगे लाइव क्वेश्चंस। तो फटाफट से मैं उसकी वीडियो डाल दूंगी कब होंगे, तो आपको मिस नहीं करना है। आपका पता लगेगा भी आपने कितना पढ़ा और कितना आपको समझ आया। तो MCQ क्वेश्चन जरूर अटेंड कर लें फटाफट से। मैं आपको टाइम दे दूंगा, एक रील डाल दूंगा, तो आप उस पर समझ जाओगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और सपोर्ट करो भैया जी क्लास को। और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।